हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज भी। आज हम क्लास 10 की हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 3 करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले पार्ट नहीं देखे तो मेरे चैनल पर विजिट करके उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848। देखते हैं इसमें क्या है। इन जुलाई 1830 बोर्बन किंग्स ऑफ फ्रांस वर ओवरथ्रोन एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वॉज एस्टेब्लिश्ड। इसमें बताया है कि जुलाई 1830 में जो फ्रांस में बोर्बन किंग्स थे उन्हें वहाँ से हटा दिया गया और उनकी जगह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एस्टेब्लिश कर दिया। इसका मतलब है कि ऐसी मोनार्की जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी, जो भी लॉज एंड रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन होंगे मोनार्की उसी के हिसाब से रूल कर सकेगी। वो अपनी मर्जी से बिना किसी से कंसर्न किए हुए कोई भी डिसीजन नहीं ले सकेगी। दे वर ओवरथ्रोन बाय द लिबरल नेशनलिस्ट और रेवोल्यूशनरीज। जो ये बोर्बन किंग्स थे फ्रांस में, उन्हें लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने हटाया था। एंड लुइस फिलिप वॉज मेड एज हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और जो इन्होंने फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश की थी, लुइस फिलिप को उसका हेड बना दिया गया, जिसे लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने ही सिलेक्ट किया था। मेटरनिक रिमार्क दैट व्हेन फ्रांस sneezes द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। और इसी सिचुएशन पे मेटरनिक ने एक और स्टेटमेंट बोली कि जब फ्रांस में कुछ भी होता है तो उसका असर पूरे यूरोप पर होता है। इसका मतलब है कि आपने पहले भी देखा था कि नेशनलिज्म का आइडिया फ्रांस से स्टार्ट हुआ था और बाद में ये पूरे यूरोप में फैला। इसीलिए बोला है व्हेन फ्रांस sneezes द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। आगे देखते हैं। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल। ब्रुसेल में जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था जिसने स्पार्क की थी अपराइजिंग यानी कि लड़ाई, जिसके कारण बेल्जियम था वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। इस पिक से आपका कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं बनता है, पर इससे हमेशा एक 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये स्टेटमेंट व्हेन फ्रांस sneezes द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड ये किसने कही थी। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं मेटरनिक। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ ग्रीक। ग्रीक की यूनिफिकेशन के लिए आपको कई बार पेपर में 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। द रिवोल्ट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ ग्रीक टुक प्लेस इन 1821। 1821 में ग्रीक की यूनिफिकेशन के लिए सबसे पहली रिवोल्ट हुई। ड्यूरिंग 1821 ग्रीक वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। और 1821 के दौरान ग्रीक ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थी। इट गोट सपोर्ट फ्रॉम द पीपल हु वर इन एग्जाइल। इस रिवोल्ट को किससे सपोर्ट मिला? जिन्हें देश से निकाल दिया गया था। एंड ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियंस। और इसके अलावा बहुत सारे वेस्ट यूरोपियंस ने इस रिवोल्ट को सपोर्ट किया, जिन्हें ग्रीक की एंशियंट कल्चर के साथ सिंपैथी थी। आगे देखते हैं। सॉन्ग्स, फ्लोकलोर, डांस एंड ड्रामाज वर इनकॉर्पोरेटेड टू स्प्रेड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। और सॉन्ग्स, डांस, ड्रामाज इन सभी ने बहुत ज़्यादा मदद की नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को लोगों तक पहुंचाने में, ताकि सभी लोग यूनाइट हों और ग्रीक यूनिफिकेशन में मदद करें। द इंग्लिश पोइट लॉर्ड ब्राइसन कंपोज सॉन्ग्स टू राइज फंड्स एंड सपोर्ट दी रेवोल्यूशनरीज। और इसके अलावा इंग्लिश पोइट का नाम बताया यहाँ, जिनका नाम था लॉर्ड ब्राइसन। उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स को कंपोज किया ताकि वो पैसे इकट्ठा कर सके उनसे, और वो भी रेवोल्यूशनरीज थे जो इस यूनिफिकेशन के उन्हें सपोर्ट कर सकें। फाइनली ग्रीक वॉज यूनिफाइड अंडर द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटाइनोपल ऑफ 1832। और फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटाइनोपल के अंदर ग्रीक को यूनिफाइड कर दिया गया।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि रोमांटिसिज्म का क्या मतलब है। दिस इज कल्चरल मूवमेंट दैट रिजेक्टेड द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म बाय साइंस एंड रीजंस। ये कल्चरल मूवमेंट थी जिसने रिजेक्ट कर दिया, क्रिटिसाइज़ किया कि नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो साइंस और रीज़न के साथ स्प्रेड नहीं होना चाहिए। इट इंट्रोड्यूस्ड नेशनलिज्म थ्रू आर्ट, म्यूज़िक एंड लव। और उन्होंने इसीलिए नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड करने के लिए आर्ट, म्यूज़िक और लव का सहारा लिया, क्योंकि उनका मानना था कि नेशनलिज्म ऐसी चीज़ नहीं है जिसे साइंस और रीज़न से समझाया जाए। ये आर्ट और म्यूज़िक से लोगों को ज़्यादा समझ आएगी, क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादातर लोग इलिटरेट थे। आगे देखते हैं, जर्मन फिलोसफर जोहान गोटफ्राइड हर्डर ट्राई टू डिस्कवर कल्चर अमंग कॉमन पीपल। जो जर्मन फिलोसफर थे गोटफ्राइड, उन्होंने इसी कल्चरल मूवमेंट में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया। उन्होंने कॉमन पीपल के बीच जो कल्चर था उसे डिस्कवर किया। किसकी मदद से? कॉमन पीपल के जो लोकगीत थे, लोक कविताएं थी और लोक नृत्य थे, इन्हीं की मदद से उन्होंने उनके बीच के जो कल्चर थे उसको डिस्कवर किया, ताकि बाकी लोगों तक वो इनके कल्चर को पहुंचा सके और सभी लोग एक साथ मिलें, सभी लोगों को एक दूसरे के बारे में पता चले, जिससे नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो। आगे आपको एक केस बताया है पोलैंड का, जिसके थ्रू आपको बताया है कि लैंग्वेज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है नेशनलिज्म को स्प्रेड आउट करने में। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। पोलैंड हैज़ बीन पार्टीशन्ड एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी बाय द ग्रीक पावर्स रशिया, प्रशियन, ऑस्ट्रिया। इसमें बताया है कि 18th सेंचुरी के एंड में पोलैंड को पार्टीशन्ड कर दिया। और किसने पार्टीशन किया? जो ग्रेट पावर्स थी, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी। और अब पोलैंड एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं रही थी, पर जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो तभी भी वहाँ पर अलाइव थी, यानी कि ज़िंदा थी। और किसकी मदद से? म्यूज़िक और लैंग्वेज की। Paul Karpinski, for example, celebrated the national struggle through his operas and music. इसमें बताया है कि जो ग्रीक में उस टाइम पर नेशनल स्ट्रगल चल रहा था, उसमें अपना योगदान देने के लिए कैरोल कर्पिंस्की ने ओपराज और म्यूज़िक का सहारा लिया, जिसमें उन्होंने क्या किया? जो फोक डांसेस थे, लोक नृत्य थे, उन्हें उन्होंने टर्न करके नेशनल सिंबल्स बताया। After Russian occupation, the Polish language was forced out of schools and the Russian language was imposed everywhere. अब रशिया ने पोलैंड पर कब्ज़ा कर लिया और जिसके बाद उन्होंने वहाँ पर जितने भी स्कूल्स थे उनमें से पोलिश लैंग्वेज को हटाकर रशियन लैंग्वेज को हर जगह पर इम्पोज कर दिया। Many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. अब बहुत सारे जो क्लर्जी के मेंबर्स थे उन्होंने लैंग्वेज को एज अ वेपन यूज़ कर लिया नेशनल रेजिस्टेंस को फिर से लाने के लिए, क्योंकि अब लैंग्वेज ही ऐसी चीज़ थी जिससे वो सभी लोगों को एक साथ ला सकते थे इस नेशनल स्ट्रगल के लिए। पोलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अब पोलिश लैंग्वेज को चर्च गैदरिंग में यूज़ करने लगे और जितने भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देते थे वहाँ वो सभी पोलिश लैंग्वेज में ही देने लगे। लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशॉप्स वर पुट इन जेल। और इसी के कारण जब रशियन एम्पायर्स को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत सारे प्रीस्ट को और बिशॉप्स को जेल में डाल दिया ताकि वो पोलिश लैंग्वेज को बढ़ा ना सकें। द यूज़ ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। जो पोलिश लैंग्वेज का यूज़ था बाद में वो स्ट्रगल का ही एक सिंबल देखा जाने लगा जो उन्होंने रशियन डोमिनेंस के खिलाफ यूज़ किया था। और इससे हम देख सकते हैं कि लैंग्वेज का भी कितना बड़ा रोल होता है नेशनलिज्म को स्प्रेड करने में।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट्स। 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। इसमें बताया है कि 1830s में यूरोप बहुत ही बड़े इकोनॉमिक हार्डशिप से सफ़र कर रहा था, बिकॉज इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन इन ऑल ओवर यूरोप। वो इकोनॉमिक हार्डशिप से इसलिए सफ़र कर रहा था क्योंकि यूरोप में अचानक से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई थी। इन मोस्ट कंट्रीज़ देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। ज़्यादातर कंट्रीज़ में जॉब लेने वाले ज़्यादा थे एम्प्लॉयमेंट से, और इसी के कारण जब कई लोगों को जॉब नहीं मिली तो यूरोप में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई। पॉपुलेशन फ्रॉम द रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़ टू लिव इन ओवरक्राउडेड स्लम्स। और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रूरल एरिया से माइग्रेट होकर सिटीज़ में आ गई फॉर द सर्च ऑफ वर्क, और वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ओवरक्राउडेड स्लम्स में रह रहे थे। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स फेस स्टिफ कंपटीशन इम्पोर्ट्स ऑफ हीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे टाउन्स में, उन्हें बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था इंडस्ट्रियल मटेरियल से, क्योंकि उस टाइम पर मशीन्स आ गई थी और मशीन मेड गुड चीप भी होते थे और बहुत ज़्यादा भी एक ही बार में बन जाते थे, और इसीलिए उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही थी। द राइजेस ऑफ फूड प्राइजेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। उस साल फसल खराब होने के कारण फूड का प्राइस था जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और कंट्री में और टाउन में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी फैल गई थी। इन 1845 वीवर्स इन सिलिसिया लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। 1845 में जो वीवर्स थे सिलिसिया में, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने ड्रास्टिकली जो वीवर्स की पेट थी वो बहुत ज़्यादा कम कर दी थी, इसलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। और इसी से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप। तो आप इसमें लिख सकते हैं जो भी आपको पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, इंक्रीज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। आप ऐसे ही लिख सकते हैं इसमें पॉइंट्स। आगे देखते हैं 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। The revolution was led by educated middle classes who combined their demands for constitutionalism with national unification। हमने पहले पढ़ा था कि जो मिडल क्लास थी वो लिबरलिज्म की डिमांड करती थी, और इसी में उन्होंने अपनी दो डिमांड्स और जोड़ दी, यानी कि संविधान भी चाहिए और उन्हें नेशनल यूनिफिकेशन भी चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 1848 the revolution of the liberals. The revolution was led by educated middle classes who combined their demands for the constitutionalism with national unification। हमने पहले पढ़ा था कि जो मिडिल क्लास थी वो लिबरलिज्म की डिमांड करती थी, और अब वो संविधान और एक यूनिफाइड नेशन की भी डिमांड कर रही है। इसी के दौरान फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई। On 18 May 1848, members of political associations elected 831 representatives who took their places in the Frankfurt Parliament। 1848 को जो पॉलिटिकल एसोसिएशन के मेंबर्स थे उन्होंने 831 रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया और उन्हें उनकी जगह दी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। इसमें बताया है कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव चुने गए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में वो सभी एक साथ आए सेंट पॉल चर्च में, एंड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द जर्मन नेशन। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जर्मन नेशन के लिए। इट वॉज अपोज्ड बाय किंग ऑफ प्रशिया। और इसको अपोज किसने किया? जो प्रशिया का किंग था। एंड ऑल्सो लॉस्ट its social basics as no rights were given to workers and women।
और उसने जितने भी सोशल राइट्स थे उन सभी को छीन लिया। इट फोर्स्ड द ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स टू इंट्रोड्यूस सम चेंजेस, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो ऑटोक्रेटिक मोनार्क को फोर्स कर रहा था कि वो चेंजेस लाए, किनमें, सर्फडम में यानी कि गुलामी में, एंड बाउंडेड लेबर वॉज अबॉलिश्ड, और बाउंडेड लेबर को भी वो अबॉलिश कर दे, ख़त्म कर दे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ओटो वॉन बिस्मार्क with the help of Prussian army and bureaucracy took on the leadership of the movement for national unification। जो ओटो वॉन बिस्मार्क था उसने प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से नेशनल यूनिफिकेशन में बहुत ज़्यादा मदद की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। Otto von Bismarck, with the help of Prussian army and bureaucracy, took on the leadership of the movement for national unification। Otto von Bismarck ने प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से उसने एक मूवमेंट शुरू किया नेशनल यूनिफिकेशन के लिए, और जिसका लीडर कौन था? ओटो वॉन बिस्मार्क। ही वॉज कॉल्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, और इस यूनिफिकेशन के प्रोसेस का उसे आर्किटेक्ट कहा जाता था, क्योंकि जिस तरह आर्किटेक्ट एक घर का प्लान करता है उसी तरह उसने इस यूनिफिकेशन में प्लानिंग की थी। 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification। 7 सालों में उन्होंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ, और जिसका एंड कैसे हुआ? प्रशियन आर्मी की जीत के साथ, और इसी से वहाँ पर यूनिफिकेशन का प्रोसेस था जो कंप्लीट हो गया। केजर विलियम वन ऑफ प्रशिया हेडेड द न्यू जर्मन एम्पायर इन 1871, और केजर विलियम वन को प्रशिया का एम्पायर बना दिया 1871 में। जर्मनी की यूनिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स ऑफ विच ओनली सर्डिनिया पाइडमोंट वॉज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली स्टेट। जो इटली थी उस टाइम में 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, जिसमें से सर्डिनिया और पाइडमोंट ही इटालियन प्रिंसली स्टेट थी। आप यहाँ नीचे देखें तो आपको पता चलेगा कि इटली का जो सेंटर वाला पार्ट था वो पोप के कंट्रोल में था, नॉर्थ वाला पार्ट ऑस्ट्रियन हैम्सबर्ग के कंट्रोल में था, और साउथ में बोरबोन किंग्स ऑफ स्पेन कंट्रोल कर रहे थे। इनिशियली अ यूनिफिकेशन प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाय ग्यूसिप मैज़नी बट इट फेल्ड। शुरू में जो यूनिफिकेशन का प्रोग्राम था उसे ग्यूसिप मैज़नी कंट्रोल कर रहे थे, पर ये फेल हो गया। हमने पढ़ा था कि ग्यूसिप मैज़नी ने एक रिवोल्ट की थी लेग्योरिया के खिलाफ, और उसी के बाद उन्हें एग्जाइल कर दिया गया था। चीफ मिनिस्टर कैवर लेड द मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ ग्यूसिप गैरिबाल्डी, और चीफ मिनिस्टर थे जो इटली के कैवर, उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया ग्यूसिप गैरिबाल्डी की मदद से, और इसी मूवमेंट की सक्सेस के बाद इटली यूनिफाइड हो गई 1861 में, जिसके बाद विक्टर एमेन्यूल सेकंड को इटली का एम्पायर बना दिया गया। आगे आपको दिया है ग्यूसिप मैज़नी को सोल ऑफ इटली कहा जाता था, ग्यूसिप गैरिबाल्डी को स्वॉर्ड कहा जाता था, विक्टर एमेन्यूल सेकंड को बॉडी ऑफ इटली कहा जाता था, काउंट डी कैवर को ब्रेन ऑफ इटली कहा जाता था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इन्हें ये नाम इनके रोल के मुताबिक मिले हैं जो इन्होंने यूनिफिकेशन के दौरान प्ले किए थे। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट में इतना ही था। हम रिमेनिंग चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। टिल देन, गुड बाय।
Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be